Hi students, nowadays you are facing a difficult situation for making the nursing diagnosis on some diseases. So here I am sharing some nursing diagnosis on some common diseases जो कि mostly papers में आते हैं। यहाँ पे पहली जो nursing diagnose है वो है hypertension पे। हाइपरटेंशन पे आप बना सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि फर्स्ट टर्म है जो कि डिक्रीज कार्डिक आउटपुट रिलेटेड टू। आगे इटियोलॉजी में इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अब पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से उसका कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है, तो सेकेंडरी टू हाइपरटेंशन एज एविडेंस बाय ब्लड प्रेशर 220/115 जो कि ब्लड प्रेशर उसका हाई हो रहा है, ये है एविडेंस जो कि सिम्टम्स हैं। इसके साथ पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ ब्लड विजन एंड हेडेक। ओके, सो नर्सिंग डायग्नोसिस हम थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका कर लेते हैं, देन आपको मैं कुछ और भी नर्सिंग डायग्नोसिस शेयर करूँगी। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस इज स्टेटमेंट ऑफ द हाई रिस्क और एक्चुअल प्रॉब्लम इन द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस दैट द नर्स इज़ लाइसेंस्ड एंड कॉम्पिटेंट टू ट्रीट। अब यहाँ पे वो रिस्क या फिर एक्चुअल प्रॉब्लम जो कि क्लाइंट फेस कर रहा होता है, बट एक नर्स जो कि लाइसेंस्ड है और कॉम्पिटेंट है तो वो उसे ट्रीट कर सकती है। नर्सिंग डायग्नोसिस बेसिकली नर्सिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें इसकी टाइप्स आती हैं एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, हेल्थ प्रमोशन जिसे आप वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस भी कह सकते हैं, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस, सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेशन में इसकी वैसे बेसिकली तो 3 पार्ट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, बट इसमें अगर हम 4th पार्ट भी यूज़ करें तो दिस इज़ द बेस्ट और आइडियल नर्सिंग डायग्नोसिस। तो फर्स्ट इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सेकंड एटियोलॉजी, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद रिलेटेड टू वर्ड हम मस्ट लिखेंगे एंड देन इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के बाद हमने अगर हम डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स में आपने एज मैनिफेस्टेड लिखना है तो आगे आपने साइंस लिखने हैं जो कि आप ऑब्जर्वेबल होंगे, पेशेंट को आप देख के ही अंदाज़ा लगा लेंगे, वो आप मैनिफेस्टेड बाय लिखेंगे। और अगर वो चीज़ जो कि पेशेंट बता रहा है लाइक सिम्टम्स हैं वो आप एज एविडेंस बाय एंड सेकेंडरी टू के बाद मेडिकल डायग्नोज। मेडिकल नर्सिंग डायग्नोसिस में डिफरेंस बेसिकली ये है, मेडिकल डायग्नोसिस डिजीज़ या पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई करता है, बट नर्सिंग डायग्नोज उस डिजीज़ की वजह से जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। मेडिकल डायग्नोसिस क्योर करता है डिजीज़ को, बट नर्सिंग डायग्नोज डायरेक्ट केयर प्लान बनाता है एंड देन मीट द पेशेंट्स नीड। अब यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोज एस्थमा पे है। अब एस्थमा पे या फिर COPD पे किसी भी रेस्पिरेटरी इशू पे अगर आपने नर्सिंग डायग्नोज बनानी है तो आप इसमें फर्स्ट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नेंडा वर्ड है वो आप इसमें कॉमन यूज़ कर सकते हैं। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, अब आपका इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है जो कि वजह क्या बन रही है, रिलेटेड टू स्वेलिंग स्पाज्म ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। अब ब्रोंकियल ट्यूब्स जो कि रिस्पॉन्स टू इनहेल इरिटेंट या इन्फेक्शन। अब इरिटेंट इन्फेक्शन की वजह से जो ब्रोंकियल ट्यूब्स का स्पाज्म या स्वेलिंग हो गई है उसकी वजह से उसका ब्रीदिंग पैटर्न इनइफेक्टिव आ रहा है। और इसमें सेकेंडरी टू एस्थमा एज मैनिफेस्टेड बाय कफ। अब यहाँ पे कफ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक साइन है जो कि आप नज़र आ रहा है पेशेंट का और आप देख रहे हैं और वो ऑब्जर्वेबल है, तो आप इसमें एज मैनिफेस्टेड लिखेंगे। डायरिया में आप फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू मिकोजल इन्फ्लेमेशन एज एविडेंस बाय लूज मोशन मोर देन 3 times सेकेंडरी टू डायरिया। पेन के ऊपर आप लिख सकते हैं एक्यूट पेन रिलेटेड टू टिश्यू डैमेज एंड मसल स्पैन सेकेंडरी टू फॉल एज एविडेंस बाय पेन स्कोर जो कि 10/10 है और गार्डिंग साइन भी आ रहे हैं, अफेक्टेड लिम्ब, रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी। एक्टिविटी एक्सरसाइज पे है कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू सुवेयर मसल्स वीकनेस एंड डिजीज प्रोसेस सेकेंडरी टू फ्रैक्चर एज मैनिफेस्टेड बाय इरिटेटेड एजिटेटेड बिहेवियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।